हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 1 के। आज हम समुच्चय से संबंधित विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, इस प्रश्नमाला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुच्चय से संबंधित जितने भी अभी तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनकी भी तुलना में अगर अपने बात करें तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विविध के अंदर अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप देखोगे कि जिनके बारे में अभी आपने 1.1 से लेकर 1.5 तक सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 4 समुच्चय ए बी सी डी दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ए बी सी डी में से कौन किसका उप समुच्चय है। देखिए, उप समुच्चय का मतलब कि आपको ऐसा समुच्चय ढूंढना है कि उस समुच्चय के अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अंदर हों सारे के सारे। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ए समुच्चय वो अपने को ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। तो हमने सबसे पहले तो क्या करना है, इसका रोस्टर रूप बनाना है। तो मैंने इसका रोस्टर रूप लिख रखा है। और इसका रोस्टर रूप बनेगा कैसे कि यहाँ पर आपको जो द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है, इस द्विघात समीकरण का जो हल होगा जो कि x के बराबर आएगा वो x अपने को यहाँ पर लिखना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप हल कर लें और हल करने के बाद में यहाँ पर x के जो मान आएंगे वो क्या आएंगे 2,6। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको हल करने पर। तो ये तो हुआ ए समुच्चय का मान। बाकी बी सी और डी के जो मान है वो आपको साफ दिखाई दे ही रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ए इन तीनों में से किसका उपसमुच्चय है, फिर अपने को बताना है कि बी इन तीनों में से किसका उपसमुच्चय है। इसी प्रकार से सी और डी के लिए बताना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सब खुद के तो मतलब स्वयं के लिए तो ये उपसमुच्चय का काम करेंगे, लेकिन खुद के अलावा किसके लिए है तो वो चीज़ अपने को यहाँ पर क्लियर करनी है। तो बात करते हैं अपने ए की कि ए किसका उपसमुच्चय है। तो ए में अपने को दिखाई दे रहे हैं कि 2 अवयव हैं। तो अपने को ये देखना है कि ये जो दोनों के दोनों अवयव हैं ये कौन कौन से समुच्चयों के अंदर है। तो ए के अंदर ये जो दोनों अवयव हैं 2,6 ये आपको बी में भी मिल जाएंगे, ये आपको सी में भी मिल जाएंगे, लेकिन डी में नहीं मिलेंगे क्योंकि डी के अंदर अगर अपने बात करें इस 2 की, ये जो 2 है वो ए में तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो कि जो ए है वो बी और सी का उपसमुच्चय होगा, कि ए उपसमुच्चय होगा बी का और ए उपसमुच्चय होगा किसका, सी का। कि ए के लिए तो क्लियर है। अब अपने बात करते हैं कि बी की, कि बी के अंदर अपने को 3 अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसके अंदर ये तीनों ही अवयव हैं, तो वो सिर्फ इस एक ही समुच्चय के अंदर है, सी के अंदर, कि 2,4,6 अपने को यहाँ भी मिल जाएंगे। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो बी है ये उप समुच्चय है किसका, सी का। अब अपने बात करते हैं सी की, कि सी के अंदर जो भी अवयव हैं, सी के अंदर 2, 4, 6, 8 डैश 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 इस तरीके से चलते ही जा रहे हैं पद। तो ये सारे के सारे संख्याएं जो हैं या अवयव हैं ये किसी भी समुच्चय में नहीं है। ये सारी की सारी संख्या न तो यहाँ पर हैं, न यहाँ पर हैं और न ही इस डी के अंदर हैं। तो सी किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है। और अब अपने बात करें डी की, कि डी के अंदर जो अवयव है वो कौन कौन से समुच्चयों के अंदर है। तो डी के अंदर जो अवयव है वो यहाँ सी के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है। तो अपने कह सकते हैं कि जो डी है ये उपसमुच्चय है सी का, डी उपसमुच्चय है बी का और डी उपसमुच्चय है किसका, ए का। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि आपको बताना था कि यहाँ पर कौन किसका उपसमुच्चय है। बात करते हैं अपने इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ कथन मिल जाएंगे। मैंने अभी उसका फर्स्ट पार्ट लिखा है और आपको इन कथनों में सत्य और असत्य की बात करनी है। आपको यहाँ पर 4 कथन मिलेंगे और आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अगर कथन असत्य है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई उदाहरण देना पड़ेगा और अगर कथन सत्य है तो उसको आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर ये कथन असत्य हुआ तो हमें कोई ना कोई एक उदाहरण देना पड़ेगा कि उस उदाहरण से हम बता दें कि ये असत्य है, और अगर ये सत्य हुआ तो हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो बात करते हैं अपने इस फर्स्ट पार्ट की, कि अपने को दिया हुआ है कि यदि x बिलोंग्स टू ए। देखिए इसने बात करी है कि जो x कोई एक अवयव है जो कि a में बिलोंग करता है। a यहाँ पर फिर एक समुच्चय हुआ। अब अपने बात कर लेते हैं आगे। इसने बोला कि जो a है ये खुद बिलोंग करता है b के अंदर, कि a जो समुच्चय है वो b समुच्चय के अंदर बिलोंग करता है और हमें ये बताना है कि x जो है वो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा b के अंदर। मतलब यहाँ पर अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने को दिया क्या हुआ है। तो हमें ये 2 बातें दे रखी है कि x अवयव है a का और a अवयव है b का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो दिया है। तो इसमें लिखेंगे अपने कि x अवयव है a का, ठीक है, x अवयव है a समुच्चय का और साथ में a जो है वो अवयव है b का, ठीक है, a अवयव है b समुच्चय का, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है और हमें जांच करनी है, हमें जांच करके बतानी है कि x जो है वो बिलोंग करेगा b में या नहीं, ठीक है, कि जांच करनी है x बिलोंग करता है b में।
तो इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। अगर ये दिया हुआ है, देखिए अगर x अवयव है a का, तो अपने एक बार कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए कि मान लो मैंने a बराबर मान लिया समुच्चय के अंदर x, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि मैंने a बराबर मान लिया x। हमें यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो x है वो बिलोंग किस में करता है, a में बिलोंग करता है। अब देखिए a जो है वो अवयव है b का, तो अपन ने एक और एग्जांपल ले लिया b, और जिसके अंदर मैंने बना लिया इस तरीके से a। और यहाँ से क्लियर है कि a जो है वो यहाँ पर अवयव बन चुका है, और किसका अवयव बन चुका है, b का। ठीक है, आपने कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप इन दोनों एग्जांपल को देखकर बताइए क्या ये जो कथन है, जो लास्ट में जो अपने को प्रूफ करना है या जिसकी भी जांच करनी है, क्या ये सही है। मतलब देखिए इसके अनुसार ये कह रहा है कि x बिलोंग करता है b में, तो क्या आपको यहाँ पर इस b समुच्चय के अंदर x दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा कि b समुच्चय के अंदर तो एक ही अवयव है, और वो कौन सा है, a है। यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि x बिलोंग नहीं करता b में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला कथन है ये असत्य है। तो ये चीज़ अब ध्यान रखना कि अगर किसी भी कथन को असत्य सिद्ध करना हो तो हमें एक एग्जाम्पल जरूर देना है, ताकि उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उसको हम असत्य कह दें। हाँ, अगर वो सत्य हुआ तो उसको पूरा सिद्ध करके दिखाएंगे। तो असत्य के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल बहुत है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल पर्याप्त है। बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपको दिया हुआ है कि जो a है वो उप समुच्चय है b का, a उप समुच्चय है b का, और साथ में b बिलोंग करता है c में। ठीक है, b बिलोंग करता है c में। तो हमें इस बार जांच करके बतानी है कि क्या a c में बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। तो इसको अपने को सत्य असत्य के बारे में बात करनी है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए भी अपने। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से मानकर चल रहे हैं कि a बराबर मैंने मान लिया कोई एक समुच्चय जो कि एक ही अवयव का है, और उसके अंदर एक अवयव कौन सा है, x है। और b हमने मान लिया x, y। ठीक है, और ये इसलिए माना क्योंकि a b का उप समुच्चय है, मतलब a के अंदर जो अवयव हैं वो सारे के सारे अपने को b के अंदर दिखाने जरूरी हैं। कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि a बराबर हमने मान लिया कोई एक समुच्चय के अंदर अवयव है जिसके अंदर x है, सिर्फ एक ही अवयव है, और b के अंदर हमने दो अवयव मान लिए, और यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि a b का उप समुच्चय है। अब आगे बात करते हैं, b बिलोंग करना चाहिए c में। एक ऐसा एग्जाम्पल लो कि b जो है वो बिलोंग कर जाए c में। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, मानना c बराबर इस तरीके से b। स्पष्ट है कि c एक समुच्चय है जिसके अंदर एक ही अवयव है, और वो अवयव कौन सा है, b। मतलब b बिलोंग करता है c में, b बिलोंग करता है c में। अब आपको ये देखना है कि क्या a c में बिलोंग करता है क्या। अब a c में बिलोंग करने का मतलब ये है कि जो a है क्या वो c का अवयव है। हमें सिर्फ ये देखना है क्या a c का अवयव है। अब a c का अवयव कब बनेगा, जब a c के अंदर हो। तो क्या यहाँ पर c के अंदर आपको a दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं दिखाई दे रहा। c का अवयव कौन है, b, लेकिन c का अवयव कौन नहीं है, a नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि a बिलोंग कर रहा है c में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन असत्य है। यहाँ लिख देना कि a बिलोंग नहीं करता c में। इसका मतलब ये हुआ कि जो कथन है वो कैसा है, असत्य है। तो भी अपने बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर देखिए कि इसने बोला कि a उप समुच्चय है b का, और b उप समुच्चय है c का। कि a सारा का सारा b के अंदर है, b सारा का सारा c के अंदर है। तो सिद्ध करना है कि क्या a c में चला जाएगा क्या, मतलब जांच करनी है, सिद्ध तो नहीं करना, जांच करनी है। देखिए अब इसको अपने किस तरीके से चेक करेंगे। तो इसने बोला कि a सबसेट है b का, कि a उप समुच्चय है b का। यहाँ लिख लेते हैं कि दिया है कि a उप समुच्चय b का। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ध्यान देना मैंने यहाँ पर ये सिंबल यूज किया है, इसको बोलते हैं प्रत्येक, मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी x, ठीक है, सभी x जो बिलोंग करते हैं a में। ठीक है, सभी x जो बिलोंग करते हैं a में। तो ये इसका मतलब हुआ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a दैट एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। देखिए ये परिभाषा है उप समुच्चय की, मैंने आपको ये नोट करवा रखी है। उप समुच्चय की परिभाषा कि अगर a b का उप समुच्चय है, अगर a b का उप समुच्चय, तो इसका मतलब ये हुआ कि a के अंदर जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक a के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे b में भी हैं। ठीक है, a में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे b के अंदर भी हैं। अब देखिए इसी के तरीके से अपने को एक चीज़ और दे रखी है कि b c का उप समुच्चय है, b c का उप समुच्चय। तो यहाँ लिख लेते हैं इसके बाद में कि b उप समुच्चय है c का, b उप समुच्चय c का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, मतलब जितने भी अवयव b में हैं। ठीक
ठीक है, दैट एम्प्लाइज वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे किसमें, सी में। ठीक है, कि जितने भी अवयव बी में हैं वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे सी में। हमें तो सिर्फ वो चीज़ देखनी है कि ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं है, इसकी अपने को जांच करनी है। देखिए अपने इसको किस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे अपने कि माना ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो मैंने इसका विरोधाभास एक कथन ले लिया। हालांकि मुझे जांच करनी है, लेकिन मैंने कर मान लिया कि ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। अगर ए सी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कोई एक अवयव, ठीक है, कोई एक अवयव एक्स ऐसा है जो बिलोंग करता है ए में, जो बिलोंग करता है ए में, लेकिन ये अवयव जो है ये बिलोंग नहीं करता सी में। इस चीज़ का ध्यान रखना कि x बिलोंग्स टू a का मतलब ये हुआ कि x अगर किसी a के अंदर है तो वो x c में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मान लिया कि a c का उपसमुच्चय नहीं है। तो a सारा का सारा c में नहीं है, इसका मतलब a सारा का सारा c में नहीं है। तो कुछ अवयव a के अंदर ऐसे हैं जो c में नहीं है, तभी तो वो उसका उपसमुच्चय नहीं बन पाया। कौन नहीं बन पाया, a c का उपसमुच्चय नहीं है। तो हमने लिख दिया कि एक अवयव ऐसा है a में जो बच गया c में जाने से। अगर ये भी चला जाता तो इसका मतलब उपसमुच्चय बन जाता। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिखी इसके अकॉर्डिंग। अब अपने बात कर लेते हैं, चूंकि x बिलोंग करता है a में, x बिलोंग करता है a में। अब देखिए अगर x a में बिलोंग करता है तो इसका मतलब x b में भी बिलोंग करेगा। ये हमने लिखा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर x a में है तो x b में भी है। तो मैं लिख लूँगा कि x b में भी है। ठीक है, अब आगे देखिए, और यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा, हमने लिखा कि जो भी अवयव b में है, जो भी अवयव, ठीक है, फॉर ऑल प्रत्येक y, जो भी अवयव b में हैं वो सारे के सारे किस में हैं, c में हैं। अब यहाँ पर b के अंदर कौन है, b के अंदर है x। ठीक है, वेरिएबल चेंज उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस चीज़ को समझना कि फॉर ऑल y, ये y अवयव के लिए ही आया है। इसका मतलब है कि सभी अवयव जो कि b में हैं वो सारे के सारे c में भी हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इस समय b के अंदर कौन है, b के अंदर x है, सॉरी हाँ ठीक है, कि 20 समुच्चय जो है उसके अंदर कौन सा अवयव है, x अवयव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x अवयव होगा वो c में भी होगा। इसके अकॉर्डिंग किसने बोला कि जो भी b के अंदर है वो सारे के सारे किस में हैं, वो c में भी हैं। तो b में इस समय x है तो x c में भी चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि x बिलोंग करेगा c में। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ पर पैदा हुआ एक विरोधाभास। देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, एक ही समय पर हम ये बोल रहे हैं कि x c में नहीं है और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि x c में है। तो ये दो विरोधाभास कथन हो गए, और ये विरोधाभास जो कथन है वो इस अवधारणा के कारण पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मानने की अवधारणा हमारी जो है वो क्या है, गलत है। पहले यहाँ लिख देंगे कि यह विरोधाभास की स्थिति है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। दैट एम्प्लाइज ए सी का उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। बात करते हैं हमने इसके फोर्थ पार्ट की। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट, अब इस पार्ट के अंदर अपने को ये कथन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये कथन सही है या नहीं है। तो इसके लिए भी अपने को एग्जाम्पल की बात करनी पड़ेगी। पहले तो आप ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें आपको ये पता लग जाए कि ए उपसमुच्चय ना हो बी का। फिर एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें आपको पता लग जाए कि बी सी का उपसमुच्चय नहीं है। और लास्ट में चेक करेंगे कि ए सी का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कोई एक, कि मैंने ए मान लिया बराबर एक्स की, एक अवयव का एक समुच्चय मान लिया। अब बी कोई ऐसा होना चाहिए ताकि ए बी का उपसमुच्चय ना बन पाए। आपको बी एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि ए बी का उपसमुच्चय ना बन पाए। अब ए बी का उपसमुच्चय कब नहीं बनेगा, जब ये यहाँ पर मैं लिख दूँ वाई। देखिए अब क्या हुआ, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जो अवयव हैं वो बी में नहीं है। जो अवयव यहाँ पर हैं ए में हैं वो सारे के सारे यहाँ पर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि बी सी का उपसमुच्चय ना हो। तो अपने को सी को एक ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि भी उस सी का उपसमुच्चय ना बन पाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक्स। कोई और अवयव साथ में लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे जेड।
ठीक है, मैंने एक अवयव और साथ में शामिल कर लिया। आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कैसा भी ले सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को देख के बता सकता हूँ कि बी सी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, बी सी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। फिर बी सी का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ए सी का उपसमुच्चय नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और है कि ए के अंदर जो अवयव हैं वो सारे सारे सी में हैं, कि ए में एक ही अवयव है और वो अवयव सी के अंदर है। तो यहाँ से अपने को पता लगता है कि ए सी का उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन असत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं हमने इसके अगले 2 पार्ट की। इसके 2 पार्ट और हैं, उनको भी सोल्व करेंगे। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट के अंदर अपने को बोला है कि x बिलोंग करता है a में, a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो क्या x बिलोंग करेगा b के अंदर? इस बात के बारे में अपने को बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे माना a बराबर इस तरीके से x। ठीक है, हमने एक अवयव का फिर से एक समुच्चय बना लिया कि x बिलोंग करता है a में। अब आपको b का एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि a b का उपसमुच्चय ना बन पाए। अपने को ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि a b का उपसमुच्चय ना बन पाए, तो b हमने मान लिया y। कोई दिक्कत ही नहीं है कि a b का उपसमुच्चय नहीं है। चलिए, तो क्या x बिलोंग करेगा b में? क्या आप देख के बताइए कि इस b के अंदर x है क्या? इसने बोला कि x b के अंदर होना चाहिए, तो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ लिख देंगे कि x बिलोंग नहीं करता b में। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करेंगे। देखिए जो कथन असत्य है उसके लिए एक ही एग्जांपल बहुत है। ठीक है, उसके लिए एक ही एग्जांपल बहुत है। बात करते हैं हमने इसके 6th पार्ट की। देखिए छठा पार्ट जो है वो एक्चुअल के अंदर उपसमुच्चय की एक परिभाषा है। मैंने आपको उपसमुच्चय की एक अलग से परिभाषा नोट करवा रखी है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको भी आप उपसमुच्चय की परिभाषा के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर यह एक उपसमुच्चय की परिभाषा है। और परिभाषा को समझने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें करना क्या है। इसने बोला कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है, बात करते हैं हमने ए की कि ए बी का उपसमुच्चय है और एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है, कोई एक ऐसा अवयव जो बी में नहीं है, तो इसने बोला कि वो अवयव एक्स में भी नहीं होगा। कि अगर ए बी के अंदर है, इसने बोला कि ये b हुआ और ये a, कि a जो है वो b के अंदर है, तो इसने बोला कि अगर x b में नहीं है, ठीक है, अगर x b में नहीं है, कि इस b समुच्चय में कहीं भी x नहीं है, ठीक है, तो b के अंदर अपने को x तो बनाना ही नहीं है, तो वो x a में भी नहीं होगा, तो वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन ये अपने ही आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम उपसमुच्चय की दूसरी परिभाषा के रूप में भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर a b के अंदर है और कोई एक ऐसा अवयव जो b में नहीं है, तो वो a में तो हो ही नहीं सकता, वो a में हो नहीं सकता। अब इसको सिद्ध किस प्रकार से करना है तो वो देखिए, यहाँ सबसे पहले तो अपने लिखेंगे कि माना x जो है वो बिलोंग करता है a में। वही हमने एक इसको अपने बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा मान लिया कि जो हमें सिद्ध करना था उसके अपोजिट, कि विरोधाभास की कंडीशन से मैं इसको फिर से प्रूव करने वाला हूँ कि ये लिख देंगे यदि संभव हो तो। मैंने ये लिख दिया यदि संभव हो तो, कि यदि संभव हो तो हमने मान लिया कि x बिलोंग करता है किसमें? a में। ठीक है, अब लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है, तो हमें दे रखा है कि a जो है वो b का उपसमुच्चय है, a b का उपसमुच्चय है। ठीक है, अच्छा अगर a b का उपसमुच्चय हुआ तो क्या होगा? अगर a b का उपसमुच्चय तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई x बिलोंग करता है a में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें? b में करेगा। लेकिन एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ लिखेंगे लेकिन x बिलोंग नहीं करता b में, या फिर से लिख देंगे दिया है। मतलब अभी तो अपने कह रहे हैं कि x बिलोंग करना चाहिए b में, और यहाँ अपने को दे रखा है कि x b में बिलोंग नहीं करता, तो ये विरोधाभास हुआ। और ये विरोधाभास जो है वो हमारी इस मानने की अवधारणा के कारण पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारी मानने की अवधारणा गलत है, ये गलत है। अगर ये गलत है तो सही क्या है? सही है x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है कि अगर a उपसमुच्चय है b का, तो अगर कोई अवयव b में नहीं है तो वो a में तो आएगा ही नहीं। कि अगर कोई अवयव b में नहीं है, कि x मैंने b के बाहर बना दिया, ठीक है, x मैंने b के बाहर बना दिया कि ये x b का नहीं है। अगर ये x b का नहीं है तो a का तो ये बन ही नहीं सकता। तो उसको सिद्ध करने का ये तरीका है, हमने मान लिया इसका अपोजिट, कि हमने मान लिया कि बिलोंग कर गया। हमने मान लिया कि x जो है वो बिलोंग कर गया a में। अगर x a में बिलोंग करेगा तो x b में भी बिलोंग करेगा, कारण क्योंकि a जो है वो b का क्या है? उपसमुच्चय है।
लेकिन जैसे ही मैं ये लिखता हूँ कि x b में बिलोंग करेगा तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमें साथ में ये भी दे रखा है कि x b में बिलोंग नहीं करता। तो दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती कि कोई अवयव बिलोंग करता भी और कोई अवयव बिलोंग नहीं भी करता। तो इसका मतलब ये विरोधाभास है और ये विरोधाभास इस अवधारणा के कारण पैदा हुआ है। बात करते हैं अपने इसके थर्ड क्वेश्चन की। देखिए एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया हुआ है कि A यूनियन B बराबर है A यूनियन C के और A इंटरसेक्शन B बराबर है A इंटरसेक्शन C के, और आपको सिद्ध करना है कि B और C दोनों बराबर हैं, A B C कोई उपसमुच्चय हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, जो दिया हुआ है हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A यूनियन B बराबर A यूनियन C, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ इंटरसेक्शन B का प्रयोग करने पर। ध्यान से सुनना ये वाले क्वेश्चन, अभी ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और आएंगे अभी यहाँ पर, तो बड़े ही ध्यान से इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इससे पहले आपने उनको यूज़ नहीं किया है, तो इस पर पूरा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए किस तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर कि आपको दोनों तरफ इंटरसेक्शन B लगाना है। देखिए किस तरीके से लगाएंगे, A यूनियन B लिखा यहाँ पर, ये वाला ऐसा कैसा, इंटरसेक्शन B बराबर A यूनियन C और इंटरसेक्शन B। अब देखिए यहाँ पर आपको लगाना है बंटनता का नियम। बंटनता का नियम क्या था कि ये जो इंटरसेक्शन है इसको अपने अंदर लेके जाना है। देखिए कैसे कि ये जो इंटरसेक्शन B है इसको पहले A के साथ लिखो, तो A इंटरसेक्शन B, फिर आपको ये यूनियन लगाना है और अब इस इंटरसेक्शन B को लिखो इस B के साथ, तो B इंटरसेक्शन B बराबर। इसी प्रकार से इस इंटरसेक्शन B को अब अंदर लेकर आओ, तो A इंटरसेक्शन B फिर यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब देखिए B इंटरसेक्शन B मतलब B और B में कॉमन, तो B और B में कॉमन तो B आने वाला है। वर्गसम नियम कि B इंटरसेक्शन B जो है वो B के बराबर बन जाएगा। ये सारा ऐसा कैसा कि A इंटरसेक्शन B यूनियन B बराबर, ठीक है, बराबर में देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B, इसको आप एक बार ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए A इंटरसेक्शन B फिर यूनियन B, ध्यान देना A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ कि A और B में कॉमन और फिर यूनियन B। अब आपको ये देखना है कि इस पूरे की जगह क्या आएगा। मैं इसको वेन डायग्राम से आपको बता के समझा रहा हूँ। देखिए A और B हमने एक बार ये कोई वर्ग मान लिए दो, ठीक है, हमने दो समुच्चय मान लिए। अब A इंटरसेक्शन B तो है यहाँ पर, ये तो हुआ A इंटरसेक्शन B, और फिर ये B समुच्चय ये सारा ही है, ये सारा B समुच्चय। तो अगर अपने को इस इंटरसेक्शन का इस पूरे B के साथ यूनियन करना हो तो वापस वो ये सारा का सारा खुद ये B के बराबर ही आने वाला है। कि मान लो कि यहाँ पर कुछ अवयव दे रखे हैं और इस पूरे में कोई अवयव दे रखे हैं, उन दोनों को इकट्ठा लिखना है। दोनों को जब इकट्ठा लिखोगे तो वो तो बड़े वाले समुच्चय के ही आएंगे, ठीक है। तो आपने इसको गुणधर्म से भी याद रखना। मैं आपको एक गुणधर्म समझा रहा हूँ, इसको भी समझना कि अगर x y का उपसमुच्चय है, कि अगर x y के अंदर है, तो x और y का जो यूनियन है वो बराबर आ जाएगा y के। इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि x जो है वो y के अंदर है, कि मान लीजिए कि ये y है और इसके अंदर ये x है, ठीक है। y के अंदर अगर x है तो x और y का यूनियन करना है कि x वाले अवयव और y वाले अवयव। तो इन सब को जब इकट्ठा लिखोगे तो एक्चुअल में वो y के ही अवयव माने जाएंगे। वो अवयव किसके होंगे, y के। तो वही बात यहाँ पर है कि A इंटरसेक्शन B जो है ना वो एक्चुअल के अंदर B के अंदर पहले से ही है और B के साथ ही उसका यूनियन करना है। तो ये वाला जो मान है वो बराबर बन जाएगा किसके, B के। तो इस पूरे की जगह मैं B लिखने वाला हूँ अभी। इसको आप एज इट इज ऐसा कैसे रखिए, A इंटरसेक्शन B यूनियन B C इंटरसेक्शन B। अब अपने बात कर लेते हैं एक बार वापस एक नए रूप की, कि इसको एक बार आप कोई भी जैसे समीकरण 1 या कुछ भी नंबर 1 इसको नाम दे दीजिए। अब अपने वापस एक और संकीर्ण यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए उसको किस तरीके से लिखना है। देखिए A यूनियन B और A यूनियन C दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा मैंने A यूनियन B A यूनियन C। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन B का प्रयोग किया, अब मैं इंटरसेक्शन C का प्रयोग करूँगा।
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी को बंटनता नियम से अंदर ले जाइए तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन ये वाला बीच वाला, और बी इंटरसेक्शन सी, और इधर से इंटरसेक्शन सी को अंदर लेकर जाओ तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी का जो मान है यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इस ए इंटरसेक्शन सी की जगह जगह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए सी और सी में कॉमन तो सी और सी में कॉमन सी आने वाला है, तो सी इंटरसेक्शन सी की जगह मैं सी लिख दूंगा, और ए और सी में जो कॉमन है और सी के साथ उसका यूनियन, तो सेम चीज़ यहाँ पर जो हमने यूज़ की थी कि ए और बी में कॉमन और फिर उसका बी के साथ जो यूनियन है, ये सारा का सारा मान वापस बी के बराबर बनाना। तो उसी प्रकार से ए और सी का इंटरसेक्शन और फिर सी के साथ उसका यूनियन, तो वो बराबर बन जाएगा किसके, सी के। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का एक पक्ष बराबर है तो इसका मतलब उनका दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, क्रम विनिमय नियम से आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो ये वाला जो पक्ष है वो इस पक्ष के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के। तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को बराबर कर दो, तो 1 और 2 को जब बराबर करोगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ये चारों के चारों जो प्रतिबंध है ये तुल्य है। तुल्य का मतलब ये हुआ कि अगर इस बात को लेके चलोगे तो ये बात अपने आप सिद्ध होगी, इसको लेके चलोगे तो ये सिद्ध होगा और ये भी सिद्ध हो जाएगा। मतलब एक कंडीशन के ऊपर ही ये सारी कंडीशन टिकी हुई हैं। इस बारे में अपने को बात करनी है कि अगर ऐसा हुआ तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है कि अगर एक चीज़ अगर अपने लेके चलते हैं तो उसके संगत बाकी जो 3 चीज़ें जो अपने को यहाँ पर दे रखी हैं वो भी स्वयं सिद्ध होने वाली हैं। तो देखिए किस प्रकार से, तो ए बी का उपसमुच्चय डायग्राम की अगर अपने बात करें कि अगर ये बी है तो उसके अंदर ये ए है, कि ए बी के अंदर है। अब देखिए अच्छा ये दो तो स्वतः ही सिद्ध हो रही हैं और अभी हमने देख भी लिया ये कि ए और बी का यूनियन, अगर मैं ए और बी के यूनियन की बात करूं तो पहले ए के अवयव फिर बी के अवयव, तो इन दोनों का जो यूनियन है वो बराबर किसके आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, बी के। आप चाहे तो एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ए बराबर लिया 1 2, बी बराबर ले लिया 1 2 3। तो आप ए और बी का यूनियन करके देखिए क्या आएगा। तो ए और बी का यूनियन पहले ए वाले वेव फिर बी वाले वेव, जो रिपीट होगा उसको लिखना नहीं है। तो एक्चुअल के अंदर ये बराबर किसके है, बी के। तो डायग्राम से इसको अपने देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। अपने बात करें ए इंटरसेक्शन बी की कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए। अगर ए बी के अंदर है तो ए और बी में कॉमन कौन आएगा, ए आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर ए और बी का कॉमन निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कि ए और बी में कॉमन अवयव, तो कॉमन अवयव है 1 और 2। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अच्छा a माइनस बी, इसी एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं a में से b को माइनस करूं, मतलब a में से अगर मैं b को हटा दूं, अगर मैं a में से b के अवयवों को हटाऊंगा तो इसका मतलब a खुद ही खाली हो जाएगा। कि अगर मैं यहाँ से b के अवयवों को हटाऊं तो यहाँ b के अवयव कौन कौन से हैं जो हटाने योग्य हैं, तो 1 और 2। ठीक है, जो सेम होता है उसको हटाया जाता है, तो a माइनस बी जो वो खाली रहने वाला है, कारण a b के अंदर है इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये सारी की सारी बातें जो है एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। वेन डायग्राम से भी अपने समझ सकते हैं कि जैसे ये बी और ए हमने बनाया अभी, तो ए में से बी को हटाना है, ए में से किसको हटाना है, बी को। मतलब इस हिस्से को ही हटा दो, ये हिस्सा जो है उसको हटा ही दो ए में से, क्योंकि ये हिस्सा बी का ही तो है, ये हिस्सा किसका है, बी का है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी के अंदर हुआ तो ए में से बी घटाने पे खाली आएगा, ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए विविध का 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है ए बी के अंदर है। ठीक है, ए बी के अंदर है और सिद्ध करना है कि सी माइनस बी सी माइनस ए के अंदर होगा। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि माना एक्स बिलोंग करता है सी माइनस बी में। अच्छा सी माइनस बी का मतलब कि सी में से बी को हटा रखा है, ध्यान देना, सी माइनस बी का मतलब सी में से बी को हटाया हुआ है। तो अगर x बिलोंग करता है सी माइनस बी में तो इसका मतलब होता है, ये मैंने माइनस जब आपको अंतर बताया था तब इसको समझाया था कि अगर कोई अवयव माइनस के अंदर है तो इसका मतलब पहले वाले में होगा, दूसरे वाले में नहीं होगा। ये परिभाषा के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो लिख देंगे कि x बिलोंग करेगा सी में,
लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा b में। ध्यान देना, ये मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया तो उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, परिभाषा का यूज़ कर लिया मैंने माइनस वाली, कि अगर कोई अवयव माइनस के अंदर है तो पहले वाले में होगा लेकिन दूसरे वाले में नहीं होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी का उपसमुच्चय है। अच्छा, ए बी का उपसमुच्चय अपने को दे रखा है। अगर ए बी का उपसमुच्चय हुआ, अगर ए बी का उपसमुच्चय हुआ तो देखिए क्या होगा। अगर ए बी का उपसमुच्चय है, अभी हमने एक पार्ट सिद्ध किया था सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट, जिसमें हमने उपसमुच्चय की एक और परिभाषा देखी थी। अगर मैं उस परिभाषा की वापस बात करूं कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग अगर नहीं करता b में, अगर x बिलोंग नहीं करता b में तो x बिलोंग नहीं करेगा किस में, a में, x बिलोंग नहीं करेगा a में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए x किस में बिलोंग कर रहा है, c में, ठीक है, और किस में बिलोंग नहीं कर रहा, a में, कि x c में तो है लेकिन x a में नहीं है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग करेगा c माइनस a में, x किस में बिलोंग करेगा, c माइनस a में। जैसा कि मैंने ये लिखा था कि अगर x बिलोंग करता है c माइनस b में तो पहले वाले में बिलोंग करेगा, दूसरे वाले में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि x बिलोंग कर रहा था c में और बाद में कहीं जाके हुआ कि x बिलोंग नहीं किया c में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो c माइनस a में है, x जो है वो किस में है, c माइनस a में। अब देखिए, जैसे ही मैं ये लिखता हूँ कि x c माइनस a के अंदर है, वैसे ही देखिए मैं लेके चला था, मैं क्या लेके चला था कि मैं लेके चला कि x जो है वो c माइनस b में है। मैंने मान लिया कि कोई एक ऐसा अवयव है जो c माइनस b में है और मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये अवयव c माइनस a में भी है, कि ये जो x है वो c माइनस b में तो है ही, ये x c माइनस a में भी है। तो इसका मतलब जो अवयव यहाँ पर आएगा, जो अवयव इस समुच्चय में आएगा, जो अवयव इस समुच्चय में आएगा वो अवयव c माइनस a में चला जाएगा, कि जो c माइनस b में है वो c माइनस a में भी है। तो यहाँ से क्या नतीजा निकलता है कि c माइनस b उपसमुच्चय हुआ किसका, c माइनस a का, कि जो यहाँ है वो इसके अंदर भी है। इसका मतलब जो अवयव यहाँ आ रहे हैं वो अवयव यहाँ भी आएंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो समुच्चय है वो सारा सारा c माइनस a में चला जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को सिद्ध करना है। देखिए 6th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी बड़े ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, काफ़ी ये भी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इसको बिल्कुल यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो है जो हमने पढ़ा हुआ है। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपने किए हैं उन सब के अंदर परिभाषाओं का ही यूज़ हुआ है। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ को अच्छे से समझा हुआ है तो आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर बेसिक कंसेप्ट जो है, समुच्चय के जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हीं का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी काफ़ी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी, मतलब a का घात समुच्चय, p का मतलब यहाँ पर पावर सेट से है कि a का घात समुच्चय b के घात समुच्चय के बराबर है। अगर आपको ध्यान हो तो पावर सेट का मतलब होता था कि a के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। ये इसकी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी कि पावर सेट क्या होता है, कि a का जो पावर सेट होगा कि a के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, a के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उन सब का जो समुच्चय है वो पावर सेट है। तो अब यहाँ पर अपने को पावर सेट, दो पावर सेट बराबर दे रखे हैं कि a का पावर सेट और b का पावर सेट अगर बराबर है तो अपने को सिद्ध करना है कि a और b भी बराबर होने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे कि मानना, ठीक है, मानना x बिलोंग करता है a में। हमने मान लिया कि x कोई एक अवयव है जो बिलोंग करता है किसमें, a में, ठीक है। अगर x a में बिलोंग करता है तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से अगर मैं कोई उप समुच्चय बना दूँ, मैंने x को लेके कोई एक समुच्चय बना दिया तो ये जो समुच्चय है ये उप समुच्चय बन जाएगा, ये उप समुच्चय बन जाएगा किसका, a का। आई बात समझ में ये कि हमने क्या लिखा कि x जो है वो अवयव है a का, तो इसका मतलब ये हुआ कि x को अगर मैं रोस्टर रूप में लिख दूं तो ये उप समुच्चय बना किसका, a का। एग्जाम्पल से समझिए कि a बराबर है 1 2 3, 1 बिलोंग करता है a में, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो इस तरीके से तो ये उप समुच्चय बन जाएगा a का, ये उप समुच्चय बन जाएगा किसका, a का, क्योंकि यहाँ पर जो अवयव है वो a में भी है, यहाँ पर जो अवयव है इस समुच्चय में, मतलब इस समुच्चय में जो अवयव है वो a के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय है वो इस a का क्या है, उप समुच्चय। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पर अपने को यूज़ करना है कि अगर x a का अवयव है तो x से जो समुच्चय बनेगा वो a का उप समुच्चय बन जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, अगर ये उप समुच्चय है a का,
अगर ये उपसमुच्चय है ए का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उपसमुच्चय है ये एक्चुअल के अंदर इस ए के पावर सेट में चला जाएगा। यहाँ पर लिखा हमने कि पावर सेट के अंदर क्या आता है, पावर सेट में ए के उपसमुच्चय आएंगे। अगर ए का कोई पावर सेट है तो वो किसके बराबर है, वो ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है, जो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर समुच्चय के रूप में है, और ये उपसमुच्चय है ए का, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो x है इस तरीके से, ये उपसमुच्चय है किसका, ए का। अगर ये उपसमुच्चय है ए का, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ये अवयव है पावर सेट का। x इस तरीके से अवयव है किसका, पावर सेट का। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस तरीके से ये बिलोंग करेगा पावर सेट में। ठीक है, बिलोंग कर गया। अब देखिए पावर सेट ए का पावर सेट बी के बराबर है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x जो समुच्चय है, ठीक है, x से जो समुच्चय बना वो बिलोंग किया पावर सेट b के, क्योंकि मैंने p ऑफ a को बराबर देख रखा है, यहाँ पे p a b के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा p ऑफ b। अब यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे, अगर ये बिलोंग करता है इस पावर सेट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह उपसमुच्चय है b का। ध्यान देना, मैं अब यहाँ से इस लाइन से यहाँ चला गया, ठीक है। अगर मैं इस p को हटाऊंगा तो यहाँ पर उपसमुच्चय का निशान आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ से समुच्चय को हटाऊंगा, अगर मैं यहाँ से समुच्चय के निशान को हटाऊंगा तो इधर बिलोंग का साइन आ जाएगा। तो ये बातें आपको सीखनी है कि देखिए यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पे बिलोंग्स टू है। जैसे ही यहाँ पर मैं समुच्चय का निशान बना दूंगा, यहाँ बिलोंग्स टू का साइन हट जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखना चाहता हूँ तो मुझे इधर पावर सेट लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से वहाँ पर है। अब देखिए मैं लेकर क्या चला, मैं लेके चला था कि x a में है, x जो है वो सारा का सारा a में है। अच्छा, अगर x a में है तो मैंने सिद्ध कर दिया कि x b में भी है, मतलब जो अवयव a में है वो अवयव b में भी है, जो अवयव a में है वो अवयव b में भी। तो इसका मतलब a जो है वो खुद b के अंदर चला गया, a जो है वो किसके अंदर चला गया, b में, क्योंकि जो भी अवयव यहाँ पर a में जा रहा है वो अवयव b में है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि a जो है वो उपसमुच्चय है किसका, b का। हमने अभी सिद्ध किया ए बी का उपसमुच्चय है। देखिए ये क्वेश्चन का अभी एक ही पार्ट अभी क्लियर हुआ है, अभी इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अपने उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए ये सारा का सारा काम मुझे करना पड़ेगा वापस एक रिवर्स प्रोसेस के रूप में। तो देखिए किस तरीके से, यही कर देते हैं इसको। अब मैं लिखूंगा माना y, मैंने कोई एक अवयव और ले लिया y, और ये y जो है वो बिलोंग किया इस बार b में। अगर y b में बिलोंग किया तो y से जो उपसमुच्चय बनेगा, y से जो समुच्चय बनेगा ये समुच्चय उपसमुच्चय होगा b का, और ये जो y वाला जो समुच्चय है ये अवयव होगा पावर सेट का। अच्छा, पावर सेट b का और पावर सेट a का दोनों बराबर है, तो p ऑफ b का जो मान है वो p ऑफ a के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इस साइन को हटाऊंगा तो इधर a आ जाएगा, और इधर समुच्चय को अगर हटाऊंगा तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या लेके चला था, मैं लेके चला कि y b के अंदर है, y जो है वो b में है और y a में भी है, कि यहाँ पर जो अवयव y लिया जो कि b का अवयव है वो अपने आप ही a का अवयव बन रहा है। तो इसका मतलब b a में चला गया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि b a का उपसमुच्चय है। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या, मैं यहाँ पर दो बातें कर रहा हूँ कि a जो है वो b के अंदर है, मतलब a b का उपसमुच्चय a b के अंदर है और b a के अंदर है। अब a b के अंदर और b के अंदर है, ऐसा एक साथ कब सिद्ध हो सकता है, जब ये दोनों आपस में क्या हों, बराबर हों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, और ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर बताया भी हुआ है कि अगर a b में है और b a में है, a b में और b a में है, तो ये ऐसा तभी संभव होगा जब a बराबर किसके हो, b के बराबर हो। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 7वें क्वेश्चन में आपको ये कथन दिया हुआ है, उसको सत्य बताना पूछ रहा है कि अपने से कि सत्य है या नहीं है, कि पावर सेट a का, फिर पावर सेट b का, फिर उनका यूनियन, फिर a यूनियन b और फिर उसका पावर सेट, हमें बताने की सत्य है या नहीं है, मतलब ये वाला मान इस मान के बराबर है या नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका कि a बराबर, तो मान लीजिए कि a कोमा b, और b बराबर मान लीजिए कुछ भी, जैसे हमने मान लिया c कोमा d। ठीक है, मैंने ये a और b दो एग्जाम्पल ले लिए। अब आपको चाहें तो आप संख्या भी यहाँ पर ले सकते हैं, 1,2। अगर आप संख्या की सहायता से इसको करना चाहो तो संख्या ले लीजिए 1,2 और 3,4, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए पावर सेट a का, तो a का जो पावर सेट है सबसे पहले तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा, फिर a खुद आ जाएगा, फिर उसके बाद में 1 आएगा, फिर उसके बाद में 2। ठीक है, ये तो a का पावर सेट बस इतना ही आएगा,
कि इसमें 2 अवयव हैं तो यहाँ पे 4 अवयव आने चाहिए। 2 की पावर n वाला सूत्र पहले बताया हुआ है। इसी तरीके से अपने पावर सेट b की बात करेंगे तो ये बराबर आएगा किसके, कि पहले रिक्त समुच्चय आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर उसके बाद में 3 आ जाएगा और फिर उसके बाद में 4। अब देखिए ये a का पावर सेट है, ये b का पावर सेट है, इन दोनों का करना है यूनियन। देखिए यूनियन, अभी इन दोनों का यूनियन करना है तो पावर सेट a का यूनियन पावर सेट b का। तो देखिए इनका जब यूनियन करोगे तो पहले इस पावर सेट के अवयव आएंगे, फिर इसके अवयव आ जाएंगे। तो पहले मैं ये 4 अवयव लिख रहा हूँ, पहले रिक्त समुच्चय, फिर a, फिर 1 समुच्चय के अंदर, फिर 2, अब b, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, ये हुआ P ऑफ A और P ऑफ B का यूनियन, कि पहले ये सारे अवयव फिर ये सारे अवयव, रिपीट कोई करना नहीं है। अब आपको A यूनियन B का पावर सेट निकालना है तो पहले आप A यूनियन B याद कर लीजिए, A यूनियन B। तो A यूनियन B आएगा 1 2 3 4। अब इसका पावर सेट लिखना है तो ये पावर सेट वैसे आप खुद लिखेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये पावर सेट इस पावर सेट के इस मान के बराबर नहीं आएगा। कारण ये है 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 अवयव है ना, तो 2 की पावर 4 बराबर 16। यहाँ पर कुल 16 अवयव आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कितने अवयव आए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बराबर तो वैसे ही नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन ये वाला जो काम है वो आप खुद करेंगे और आप नीचे लिख देना कि दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है। देखिए 8वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आप उसका खुद सोल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सोल्व करना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B बराबर आपको A सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी पड़ेगी, एक नियम कह लीजिए या कोई सूत्र कह लीजिए, तो आप देखिए वो क्या है। देखिए A माइनस B जो है आप इसको एक और रूप में भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, वो देखिए क्या है। तो A माइनस बी एक्चुअल के अंदर क्या होता है, A इंटरसेक्शन B डैश। देखिए B डैश, B डैश का मतलब हुआ कि B को छोड़कर बाकी के सारे मान जो हैं, कि अगर ये B समुच्चय है तो इस B को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये A और अगर ये B है तो मुझे B डैश मान लो चाहिए, तो ये B डैश होगा कि B को छोड़कर बाकी सारे हिस्सा छायांकित कर दिया। अब देखिए A इंटरसेक्शन B डैश, अगर आपको इस B डैश का A के साथ इंटरसेक्शन देखना हो, कि अगर आपको ये बताना हो कि B डैश में और A में कॉमन क्या है, तो B डैश और A में कॉमन क्या आएगा, तो B डैश और A में कॉमन आएगा सिर्फ ये वाला हिस्सा, और एक्चुअल में ये हिस्सा किसके बराबर होता है, A माइनस बी के। तो इस नियम को आप याद रखेंगे कि A माइनस बी जो है वो बराबर होता है A इंटरसेक्शन B डैश के। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखना है, A इंटरसेक्शन B फिर यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, लिख दिया। अब देखिए A इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन बंटनता नियम से आएगा कॉमन, तो A इंटरसेक्शन को निकाला बाहर, बचा क्या B, फिर बचा यूनियन और फिर B डैश। तो A इंटरसेक्शन, अच्छा B और B डैश का यूनियन, कि ये B हो गया अंदर वाला और बाकी सारा B डैश है, तो B और B डैश का यूनियन आप जानते हैं, ये नियम मैंने आपको बता दिया था, ये सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। मतलब ये पूरा का पूरा आयत बन जाएगा B और B डैश मिलकर। अच्छा, पूरे आयत में और A में कॉमन क्या आएगा, पूरे आयत में और A में कॉमन A आएगा, तो ये सिद्ध हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट सिद्ध कर। देखिए 9वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, वैसे तो डायरेक्ट ये दिख ही रहा है अपने को कि एक्चुअल में ये A के बराबर ही आने वाला है, लेकिन फिर भी अपने को इसको सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे कि A यूनियन को हम दोनों के साथ वितरण बंटनता नियम लगाकर अंदर ले जाएंगे। A यूनियन को पहले A के साथ लिख दो, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर A यूनियन को B के साथ लिख दो। अच्छा, A और A का यूनियन, A और A का यूनियन, A बन जाएगा वर्ग सम नियम से, फिर इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखिए A यूनियन B का मतलब क्या हुआ कि A और B ये सारा का सारा A यूनियन B है। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन निकालना है A के साथ, मतलब इस A के साथ और इस पूरे A यूनियन B में कॉमन क्या है, तो कॉमन अपने दिख ही रहा है कि ये A है। अगर ये A और ये B है तो ये सारा A यूनियन B है, और अकेले A के साथ इसका जो कॉमन है वो तो A ही आने वाला है, कि A और A यूनियन B में A और A यूनियन B में कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा A, तो जो कि सिद्ध हो चुका है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व करके देखना। बात करते हैं इसके नेक्स्ट, इसका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C बराबर हैं, तो हमें बताना है कि B और C आवश्यक रूप से बराबर नहीं होंगे। तो एग्जांपल से इसको सिद्ध करना है। देखिए A बराबर ले लीजिए 1,2 और B बराबर ले लीजिए 2,3। मतलब A और B में जो कॉमन है, A और B में कॉमन है 2,
अब इसी तरीके का एग्जाम्पल आपको लेना है सी के साथ कि ए और सी में कॉमन भी 2 होना चाहिए। तो सी ले लीजिए 2,4, ठीक है। देखिए ए और बी में कॉमन है 2। फिर ए और सी में भी कॉमन कौन है 2, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है कि ए और बी में कॉमन 2 है, ए और सी में कॉमन 2 है, मतलब ये 2 इस 2 के बराबर हो गया। लेकिन अपने को देखना है कि बी सी के बराबर है क्या, तो नहीं है, साफ ही दिख रहा है कि बी और सी के मान अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है कि इसको सिद्ध कर देंगे। देखिए 11वां क्वेश्चन आप इसका खुद सोल्व करेंगे, उसमें संकेत दिया हुआ है और आपको बता रखा है कि उस संकेत को भी किस तरीके से सोल्व करना है, बंटनता नियम वहाँ पर लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 12वें में आपको ए बी और सी 3 ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने हैं ताकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, मतलब 2 में कॉमन अवयव, ठीक है, 2 के कॉमन निकालने हैं और वो एरिक्त होने चाहिए। एरिक्त का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ठीक है, कि आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना है कि ए और बी में कुछ कॉमन आ जाए, फिर बी और सी में कुछ कॉमन आ जाए, कुछ भी आए कॉमन लेकिन आना चाहिए, फिर सी और ए में कुछ कॉमन आ जाए, लेकिन तीनों में इकट्ठा अगर अपने कॉमन निकालें तो वो खाली रह जाए, कि ए और बी में कॉमन हो, बी और सी में भी कॉमन हो, सी और ए में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो, लेकिन तीनों में एक साथ कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखिए इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा कि ए बराबर हमने लिया 1,2, बी बराबर लिया हमने 2,3, सी बराबर हमने लिया 3,4। देखिए ए और बी में कॉमन 2, बी और सी में कॉमन 3, ए और सी में अपने को ना को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने ले लेते हैं जैसे 1, ठीक है, कि ए और सी में भी कॉमन जो है वो क्या है 1 है, कि ए और बी में भी कॉमन आया, बी और सी में भी कॉमन आ चुका है और ए और सी में भी कॉमन आ चुका है। लेकिन अब ये देख लीजिए कि क्या तीनों में कुछ कॉमन है क्या, कोई ऐसा है क्या जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, जो तीनों में ही हो, कि ये 1 इन दोनों में है लेकिन यहाँ बीच वाले में नहीं है, ये 2 इन दोनों में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये 3 इन दोनों में लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर क्या है खाली। तो हमें एग्जाम्पल लिखना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लेना कि ए बराबर 1,2, बी बराबर 2,3 और सी बराबर 3,1। यहाँ से ए और बी में कुछ कॉमन आ जाएगा, बी और सी में कॉमन आ जाएगा, ए और सी में कॉमन आ जाएगा, लेकिन तीनों में एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए ये तो हुए विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे एक बार आप जरूर बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, 13 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन वो वेन डायग्राम से आप जरूर सोल्व करके देख लेना। हमने एक्सरसाइज 1.6 हल की थी और आप उसके जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ सोल्व कर लेना, क्योंकि ये जो भी 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर बड़ी मदद मिलने वाली है। हाँ, फिर भी अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे एक बार मैसेज ज़रूर कीजिए। थैंक यू।